BA Part 1 पेपर नंबर 2 लोक प्रशासन, भारतीय लोक प्रशासन। हम अपनी पिछली चर्चा में प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य समझ रहे थे। हमने समझा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का संबंध क्या है। हमने समझा कि कैसे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री से ही अपना अस्तित्व प्राप्त करती है एवं उसका जीवन रहता है। प्रधानमंत्री ही उसमें फेरबदल कर सकते हैं, मंत्रियों को बदल सकते हैं, विभाग बदल सकते हैं, नए मंत्री बना सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं। इसी सिलसिले में मैंने आपको समझाया कि प्रधानमंत्री और संसद के कैसे संबंध है और उसमें प्रधानमंत्री के क्या कार्य है। इस चर्चा को आगे करते हुए मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर सभी गंभीर और ज्वलंत मामलों में सरकार की तरफ से सरकारी नीति या सरकारी निर्णय को बताते हैं। वो सरकार को डिफेंड भी करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी नीतियों की, उसके जो बहस होती है उसमें आरोपों को खंडन करते हैं और तर्क देते हैं। तो जब भी कोई गंभीर मामले संसद में उठाए जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी कुछ विधेयक लाए गए जिसके अंदर किसानों से संबंधित विधेयक थे, 3 विधेयक थे। उनमें जो बहस हुई उसके अंदर प्रधानमंत्री ने हालांकि संसद के अंदर कुछ नहीं बोला, उस समय तो वो संसद में आए भी नहीं, लेकिन उस का उन्होंने बाहर एक भाषण के अंदर जरूर जवाब दिया। हालांकि होना यह चाहिए कि प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होकर के अपनी नीतियों का, अपनी सरकार की बातों का बचाव करें, अपना पक्ष रखें सरकार का। इसी तरह जब कोई गंभीर मामलों पर प्रश्न उठते हैं, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं जो प्रश्नकाल में पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं तारांकित क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चंस, और एक होते हैं गैर तारांकित, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिन पे स्टार होता है, तारांकित होते हैं। वो प्रश्न होते हैं जिनका की जवाब सदन में मौखिक रूप से मंत्री प्रस्तुत करते हैं। एक जवाब लिखित भी तैयार होता है, वो लिखित जिन्होंने प्रश्न पूछा होता है उनको दे दिया जाता है, और तथा साथ ही में मंत्री उसका मौखिक जवाब भी देते हैं। तारांकित प्रश्नों के जवाब के समय बहस हो सकती है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का भी जवाब उस समय मंत्री मौखिक रूप से करते हैं। ऐसे टाइम पे कभी कोई गंभीर मुद्दे उठ जाएं, उनका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते हैं। और कई बार शून्यकाल में या स्थगन, जो काम रोको प्रस्ताव आता है, सारे काम रोक करके सदन के अंदर कोई गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चाएं की जाती हैं, ऐसे समय पे भी संबंधित मंत्री से संतुष्ट ना हो पाए अगर विपक्ष, तो प्रधानमंत्री भी वक्तव्य दे सकते हैं, सदन में उत्तर दे सकते हैं। अक्सर पिछले प्रधानमंत्री, हम अगर इतिहास में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू बहुत एक्टिव रहा करते थे सदन में, उपस्थिति के मामले में भी और
बहस में हिस्सा लेने के मामले में भी सरकार को लीड करते थे। इसी तरह उपस्थिति के मामले में और बहस के मामले में अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका। कभी कभी ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जो सदन के अंदर कम आते हैं, सदन में कम उत्तर देते हैं। जब उन्हें किन्हीं बड़े नीति का या बड़े अपने निर्णय का या कोई घोषणा करनी होती है, तब वह निश्चित करके उसी दिन आते हैं और अपनी बात कह के और फिर वापस सदन से चले जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से हम यह समझ सकते हैं कि वो सदन की ज्यादा परवाह नहीं कर रहे। वो सदन को, बोला जाए तो अपने को सदन से ऊपर समझते हैं। तो ये सदन की गरिमा के खिलाफ होता है। प्रधानमंत्री से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो सदन में मौजूद रहें अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक मामलों के अंदर सरकार को लीड करें, गंभीर मामलों में भी। इसी तरह जब कभी किसी बात पे बहस रहती है, जैसे बजट पे बहस हो या किसी विधेयक पे बहस हो, तो अंतिम वक्तव्य प्रधानमंत्री का होता है। किसी भी बहस के अंदर अंतिम जो वक्ता होते हैं वो जनरली प्रधानमंत्री ही होते हैं। विधायी कार्यों जो सरकार करती है, यानी नए विधेयक लाना, पुराने विधेयकों के अंदर परिवर्तन करना, संशोधन करना, या संविधान में संशोधन विधेयक भी लाना, कानूनों को बदलना, इन सब चीजों का निर्णय, इन सब कार्यों का निर्णय मैंने आपको अपनी पिछली कक्षाओं में ही बताया था, मंत्रिमंडल के अंदर होता है। और जैसा मैंने उस समय भी आपको समझाया था कि मंत्रिमंडल के अंदर ये निर्णय सब प्रधानमंत्री की इच्छा से होते हैं। मंत्रिमंडल में बहस हो सकती है, मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है, लेकिन निर्णय वैसा ही होगा जो प्रधानमंत्री को स्वीकार्य हो। तो प्रधानमंत्री की छाप हर विधिक कार्य पे होती है। हर निर्णय जो नए विधेयक को लाने के लिए होता है या किसी पुराने विधेयक को परिवर्तित करने के लिए या उसमें कुछ संशोधन करने के लिए, उसमें प्रधानमंत्री का निर्णय शामिल होता है। उनकी इच्छा से ही वो कार्य हो रहा होता है। और फिर कभी महत्वपूर्ण जब विधेयक लाए जाते हैं और सरकार को उन्हें पास कराना ही होता है, क्योंकि अगर विधेयक आए और संसद में सरकार पास न करा पाए तो सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह उठ बैठता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि सदन में अधिक से अधिक संख्या उनके समर्थक दलों की रहे और वो विधेयकों को सदन के अंदर पारित करवा सकें। तो अपने सहयोगी दलों का सहयोग प्राप्त करना एक राजनीतिक कार्य भी है प्रधानमंत्री का। और विधायी कार्यों के अंदर विधेयकों के मसौदे को तैयार करवाना, उनको दिशा देना, यह सब कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं, उनको पास कराने तक। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति से सिग्नेचर। अब जैसे मान लीजिए इस बार बहुत चर्चा हुई राज्यसभा के अंदर, फार्म बिल्स को लेके बहुत विरोध था, तो राज्यसभा के अंदर उन्होंने पास करवाया ध्वनिमत से, शोरगुल के बीच में। कितना भी विरोध था, सारे विरोध को दरकिनार करते हुए पास करवा दिया। फिर विरोधियों का, विपक्ष का यह बहुत बड़ा मुद्दा चला कि सरकार ने मत विभाजन नहीं किया राज्यसभा में, डिमांड होने के बावजूद। मांगे गए नियम यह कहता है कि राज्यसभा के अंदर कभी भी कोई एक व्यक्ति भी अपनी सीट से खड़ा होके या बैठे हुए मत विभाजन के लिए आग्रह कर दे तो स्पीकर को वो चीज माननी होती है और स्पीकर उसके ऊपर मत विभाजन करते हैं। मत विभाजन का मतलब यह होता है हर एक व्यक्ति अपना वोट डालता है और वोटों की गिनती होती है। और ध्वनि मत होता है सिर्फ ध्वनि निकाल के, हाँ या ना। हाँ ज्यादा है तो पास्ट, ना ज्यादा है तो ना, नहीं पास्ट। उन्होंने शोरगुल के अंदर जो इतना शोर हो रहा था उसके अंदर ही ध्वनि मत से पास मान लिया, यह मान के कि हाँ ज्यादा है। अब विपक्ष ने बोला कि इसमें तो ना ज्यादा थे,
यह मुद्दा बहुत चला और उसके बाद राष्ट्रपति से भी आग्रह किया, विपक्षियों ने विरोध जताया कि गलत तरीके से पास कराया गया विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति साइन ना करें। लेकिन राष्ट्रपति से साइन करवा लेते हैं फिर प्रधानमंत्री। तो ये प्रधानमंत्री की लीडरशिप होती है कि वो अपने कार्यों को कैसा करवाना चाहते हैं और विधायी कार्यों को भी सुनिश्चित करते हैं कि वो सब अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचे। वित्तीय मामले और बजट के मामले। वित्तीय मामले यानी सरकार की आय और व्यय से संबंधित योजनाएं, देश के अंदर तमाम विकास के कार्यों के लिए धन, तथा संकट, जैसे अभी कोविड संकट चल रहा है, कोरोना के टाइम पे हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा है, तो विकास के कार्य कैसे चलेंगे, उनके लिए धन कहाँ से आएगा। अब इस समय कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम पे व्यवसाय बंद हो गए, बिजनेसेस डाउन आ गए, मंदी आ गई, आर्थिक विकास की जगह आर्थिक मंदी आ गई। और यह आर्थिक मंदी इतनी भीषण है कि बाजारों के अंदर व्यवसाय न होने के कारण, कम व्यवसाय होने के कारण, उत्पादन कम होने के कारण, बिक्री कम होने के कारण, टैक्सेस जो सरकार जिससे आय प्राप्त करती है वो भी कम हो गए। तो सरकार की आय गिर गई, राज्यों की आय गिर गई। ऐसे में राज्यों का जो जीएसटी में शेयर था वो भी सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे पाई और उन्होंने वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल के अंदर अनेक अन्य सुझाव देकर के बात को, समय को देखते हुए निर्णय लेने के सुझाव दिए, लेकिन नहीं मान रहे, कई सारे राज्य नहीं मान रहे। ऐसी स्थितियों में प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं बड़े मुद्दों पर, वित्तीय स्थितियों के, वित्तीय मामलों के निर्णय। और जब बजट बनता है, वार्षिक बजट जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, वह बजट वित्त मंत्री बनवाते हैं अपने विभागों से। वित्त मंत्री उसको प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में, और कई बार प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री होते हैं। हमने देखा है इंदिरा गांधी भी वित्त मंत्री रही हैं। उन्होंने वित्त मंत्री रहने का मतलब है उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपने पास ही रखा, किसी और व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया वित्त मंत्री अलग से। हमने देखा है नरसिम्हा राव ने भी एक बार बजट प्रेजेंट किया। और फिर हमने प्रधानमंत्री जो वित्त के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे देश के, श्री मनमोहन सिंह ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कई बार बजट पेश किया, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और एज ए वित्त मंत्री भी। नरसिम्हा राव के टाइम पे एज ए वित्त मंत्री भी। तो प्रधानमंत्री का निर्णय बजट बनाने में और वित्तीय मामलों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम इस बात को डिटेल में वित्त मंत्रालय के कार्य पढ़ते समय भी करेंगे, बजट का बारे में पढ़ते समय भी करेंगे। और फिर आती है ये बात कि क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़े राजनेता होते हैं, अपने दल के बड़े नेता होते हैं, तो वो अपने दल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार में रहकर कार्य करते हैं। राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का मौका ही सरकार में बैठ के मिलता है। विपक्ष में रह के कोई राजनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। इसलिए जब मौजूदा सरकार विपक्ष से सरकार में सत्ता में आई है, तो उन्होंने अपने जो राजनीतिक उद्देश्य, अपने मैनिफेस्टो जिसे हम बोलते हैं, चुनाव के टाइम पे चुनाव घोषणा पत्र बोला जाता है, उसमें राजनीतिक उद्देश्य भी बताए जाते हैं। उनको पूरा करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब यूनियन टेरिटरी बनाया गया ये बात का निर्णय है, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ये घोषणा पत्र में लिखा था कि हम आर्टिकल 370 को खत्म करेंगे, जो इन्होंने किया। अब उसके बाद उन्होंने अब तक वहाँ शासन अपने हाथ में डायरेक्ट चला रहे हैं। इंटरनेट बंद है,
राजनीति बंद है, कश्मीर में कानून का सख्त शासन चल रहा है। अब ये सब राजनीतिक उद्देश्य थे जो मौजूदा सरकार सत्ता में आने के बाद पूरे कर रही है। ऐसे अनेक और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो इस तरह प्रधानमंत्री इन निर्णयों को जो वो पहले प्रॉमिस करते हैं, जो पहले वो वादे करते हैं चुनावों के टाइम पे, उन्हें सरकार में आने के बाद पूरा करने के प्रयास कराए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा में हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में भी समझेंगे। धन्यवाद।